सो हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट से लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर को बहुत ही डिटेल में, और वो सारी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें मैं इस चैप्टर में कवर करूंगा। सो डोंट वरी, अगर आप लोगों ने ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में 6 मार्क्स आपके कंफर्म है, क्योंकि बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम जो है वो 6 मार्क्स का आता है, और हर बार इसके क्वेश्चन सेम होते हैं, पैटर्न सेम रहता है। तो 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो एक सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बने रहिए इस पूरे चैप्टर में, एक एक चीज में आप लोगों की पूरी चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स बच्चों को आते हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि रियल नंबर होते क्या है और कहाँ से शुरुआत करनी, सारी चीजें वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। तो रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है। ये कुछ नया चैप्टर नहीं है, जो आप लोगों ने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा था उसी का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, बहुत सारी चीजें उसी की यहाँ पर रिपीट है। तो समझते हैं यहाँ पर रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होते हैं। सो रियल नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक क्लास 9 का रिकैप करते हैं हम लोग। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहानी की शुरुआत हुई थी नंबर सिस्टम से, जिसके अंदर सबसे पहला नंबर था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। डिनोट करते हैं उसके लेटर एन से। फिर लेटर ऑन बाद में प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके अंदर जीरो नहीं था, तो फिर इसके अंदर जीरो ऐड करा। अब जीरो जैसे ही ऐड करा, ये कंप्लीट नंबर हो गया। तो जीरो और प्लस नेचुरल नंबर दैट इज 0 1 2 3, ये दोनों मिलकर क्या बने? होल नंबर। तो होल नंबर को डिनोट करा जाता है कैपिटल लेटर W से। तो होल नंबर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाता है? होल नंबर। सो अगर मैं बात करूं कि आई हैव अ होल नंबर इन माय हैंड, सो इट मे बी वो 0 भी हो सकता है या कोई सा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे हाथ में नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? एक होल नंबर होगा ही होगा। और मैंने बोला अगर मेरे पास 0 है तो डेफिनेटली वो भी क्या है? होल नंबर है। सो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं? होल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ होल नंबर्स क्या है? एक होल नंबर 0 भी है, ठीक है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन ऑलवेज हम लोग नहीं बोल सकते। सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। और जब नेचुरल नंबर में मैंने 0 ऐड कर रहा था वो भी क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर और 0 मिलकर क्या बनते हैं? होल नंबर। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 0 से स्टार्ट हो गया। लेकिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे? तो बाद में फिर सारे होल नंबर्स को, मतलब होल नंबर्स अपना हो गया पॉजिटिव और 0, इसके बाद में फिर नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करा गया। क्या ऐड करा गया? नेगेटिव नंबर्स को। तो अब सारे नेगेटिव नंबर्स माइनस इंफिनिटी तक, सारे होल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये पूरा मिलकर क्या बनाएंगे? इंटीजर्स। तो अगर मैं बात करूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर मतलब क्या? जिसके अंदर 0 प्लस नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने इंटीजर लाइन भी सीखी है क्लास 8 में, इस तरफ 0 होता है, इधर पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होता है? नेगेटिव नंबर। सो यहां से एक और कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं दे ऑल आर इंटीजर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं दे ऑल आर इंटीजर्स। लेकिन मैं बोलूं कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नॉट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, सम मे बी नेगेटिव नंबर आल्सो। मैं बोलूं सारे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं तो डेफिनेटली सारे नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। लेकिन सारे इंटीजर सिर्फ होल नंबर हो पॉसिबल नहीं है, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हम एक स्टेप और ऊपर आ गए। सो यहां से हम लोग इस पे आए, इससे हम इंटीजर्स पे आ गए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे
पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी, इंटीजर्स में जितने भी नंबर थे उनके डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या था, 1। जैसे -6 को हम लोग लिख सकते हैं -6/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 7 को लिख सकते हैं 7/1। तो जिसके अंदर डिनोमिनेटर में 1 हो वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो तो क्या करें, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो तो फिर क्या करें, उस नंबर को किस में कैटेगराइज करें। तो फिर एक और नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर Q। जब मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो उसके अंदर सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। इट मीन जिसके डिनोमिनेटर में 1 है, सारे इंटीजर्स आ गए, मतलब मैं बात कर रहा हूं सारे नेगेटिव आ गए, सारे होल नंबर्स आ गए। अगर मैं होल नंबर की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर 0 आ गए और सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। इन शॉर्ट रेशनल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स और 0 आ गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, तो अल्टीमेटली रेशनल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल्स और 0 नंबर आ गए। और इस तरफ से बात करो तो सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर मतलब जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 1 के अलावा कोई नंबर हो, तो वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, रेशनल नंबर में, ठीक है। तो अगर 1 हो तो वो आ जाएगा इंटीजर डिनोमिनेटर में, और 1 नहीं है तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे, रेशनल नंबर। मतलब इस पूरी हायरार्की में टॉप पर कौन है अपना, रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके अलावा इधर से चालू करो तो 0, नेगेटिव नंबर, नॉन इंटीजर, नेचुरल नंबर। और इन शॉर्ट अगर एक वर्ड में बोलूं तो नेचुरल नंबर, इन रेशनल नंबर इनमें से कोई भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये रेशनल नंबर सभी को मालूम है ना कि क्या होता है, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर आता है सेकंड, इरेशनल नंबर। 10th क्लास के हिसाब से अभी सिर्फ आपको इतना बेसिक जानना जरूरी है। एक बार हमने रिकैप कर लिया, वैसे 9th क्लास में जनरली पूछा जाता है, बट फिर भी एक नॉलेज होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप पता होना चाहिए। सो इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, या फिर जिसको हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, ये ऐसे नंबर्स है जिसका कोई एंड नहीं है। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ना इसका क्वोशिएंट अपने आप को रिपीट करता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। अगर आप √2 की वैल्यू देखोगे 1000 डेसिमल प्लेस तक भी 1.414230 मतलब चलता ही जाएगा, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो किसी ना किसी के परफेक्ट, वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। आई होप आई वेरी क्लियर टू यू। सो ये वाला जो हमने स्लाइड है पूरी देख ली यहाँ पर कि रियल नंबर चार्ट क्या है, टॉप टू बॉटम तक, और रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलकर क्या होते हैं, रियल नंबर, जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं आज इस रियल नंबर के। तो चैप्टर का नेम है रियल नंबर। तो समझ में आ गया है कि यार रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। तो हमारे इस चैप्टर में हमें दोनों ही टाइप के नंबर देखने को मिलेंगे, रेशनल भी और इरेशनल भी। ठीक है, तो समझ में आया चैप्टर का नाम रियल नंबर क्यों है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सो HCF and LCM, HCF और LCM वही टॉपिक जो आप लोग 7th 8th आई थिंक 6th में भी पढ़ा हुआ है, पढ़ते हुए आए हो, और जिसमें बच्चों को इसके फुल फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं पता रहता है कि कब LCM यूज करते हैं, कब HCF यूज करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 6th 7th 8th में जनरली इसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं है, लेकिन क्लास 10th में LCM और HCF इंट्रोड्यूस करा है, इस चैप्टर में है, तो नो डाउट थोड़े से लेवल का होगा। और यहाँ पर इसका एप्लीकेशन पार्ट है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको सिचुएशन को समझना है, उसको एनालाइज करना है पूरा कि वहां पर HCF लगेगा या LCM लगेगा। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HCF और LCM
निकालते कैसे, ठीक है। निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, तब जाके तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो हम बिल्कुल रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं। आज भी बच्चों को एचसीएफ के नाम पे सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद है और एलसीएम के नाम पर सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल याद है, इतना हर एक बच्चे को पता है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये फैक्टर और मल्टीपल क्या है, ठीक है। 50% बच्चे बाहर कि फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको ये दो टर्म क्लियर हो गई, फैक्टर और मल्टीपल, तो यकीन मानिए इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाए, आप उनको सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे, आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस, एक क्वेश्चन आने के चांसेस जो है काफी हाई होते हैं। तो समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस। तो फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब HCF इज द लार्जेस्ट नंबर। क्या है? लार्जेस्ट नंबर है डेट डिवाइड्स, तो इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, डिवाइड्स टू और मोर नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ओके, तो ये कैसा लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर रहा है और नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में नहीं बच रहा है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूं कि 10 इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइड भी हो रहा है और साथ में इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, तो ये 2 इस 10 का क्या हो गया है? फैक्टर। 15/5, 5 जो है वो 15 का क्या हो गया? फैक्टर। तो वो नंबर जो गिवन नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर की बात करूं, यहां पर लेट से 20 लिखता हूं, तो 20 को कौन कौन डिवाइड कर देता है? 1 2 4 5 10 और 20। तो ये सारे नंबर जो है वो इस 20 के क्या हो गए? फैक्टर। लेकिन उसमें इन सारे फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर, ठीक है, ये क्या हो गया? हाईएस्ट फैक्टर। वहीं अगर मैं एक और फैक्टर ले लूं 10 के, तो कितना हो जाएगा? 1 2 5 10, ये दूसरे फैक्टर, ये 10 के फैक्टर्स हो गए। तो इसमें और इसमें दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10 से बड़ा फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो 20 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 10। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे और रिमाइंडर भी नहीं बचे। बड़े से बड़ा नंबर जो उन्हें क्या बना दे? छोटे से छोटा, ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर जो उन्हें क्या बना दे? छोटे से छोटा नंबर। बार बार अगर हम ये शब्द बोलते रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमें। एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो उन्हें गिवन नंबर को छोटे से छोटा बना दे। तो समझते हैं यहाँ पर हमें निकालना है 50 और 75 का एचसीएफ, मतलब एक ऐसा नंबर जो 50 और 75 दोनों को डिवाइड कर दे। तो मेरे दिमाग में आया 1 तो यार दोनों को डिवाइड करेगा, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, तो 1 तो मैक्सिमम सभी नंबर का एचसीएफ होता ही होता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि इन दोनों को तो 5 भी डिवाइड कर रहा है, यस, सो 5 भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 भी इसका एक फैक्टर हो गया। 5 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। लेकिन 5 के अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं जो इसको क्या करे? डिवाइड करे। तो 5 इज द फैक्टर, बट हमें क्या चाहिए? h हाईएस्ट, और जो दोनों में आए कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 50 को अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 50 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 के टेबल में ये जाएगा 25, 5 के टेबल में 5, 5 1 जा 5। वहीं अगर 75 की बात करूं, सो 3 के टेबल में 25, देन 5 के टेबल में 5। सो द कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर तो आ रहा है, एक ये 5 और ये 5, दोनों में कॉमन आ रहा है 5। उसके अलावा और क्या कॉमन आ रहा है? ये वाला 5। सो 5 5 जा 25। 25 जो है वो एचसीएफ है इन दो नंबर का, हाईएस्ट फैक्टर है जो दोनों में क्या है? कॉमन। तो 25 देखो 50 को डिवाइड कर रहा है, यस, 50 डिवाइडेड बाय 25 इज 2, और 50 जो है 75 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 25 के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है, जो इन दोनों को क्या कर सके? डिवाइड करे। 25 इज द लास्ट हाईएस्ट नंबर,
है ना, उससे नीचे आपको मिल जाएंगे, लेकिन 25 के बाद एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड करे, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं 25 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब अब इससे हाई कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 25 से ऊपर अगर आपसे कोई पूछे कि इससे बड़ा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, तो बिल्कुल ना कर देना कि इससे बड़ा नंबर नहीं है। 25 इज द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एचसीएफ। इसको रियल लाइफ सिचुएशन पे कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग आगे देखते हैं। बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में समझ में आया। फैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल, बढ़ाना, नंबर को बढ़ाना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दो नंबर ले लिया 50 और 75, 50 और 75। चलिए अगर इस नंबर को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200। मैं 50 का क्या बना रहा हूँ, मल्टीपल। 51 जा 52 जा 53 जा 54 जा मल्टीपल कर रहा हूँ, मतलब नंबर को बढ़ा रहा हूँ। मल्टीपल मतलब होता है बढ़ाना, फैक्टर मतलब होता है घटाना, मल्टीपल होता है मतलब बढ़ाना। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखना है, फैक्टर मतलब घटाना, मल्टीपल मतलब बढ़ाना। 75 को मैं अगर देखूं तो 75 का डबल हो जाएगा 150, ठीक है। 150 का अगर अपन 75 देखें तो ये हो जाएगा 225, देन 300। तो ये सो ऑन, ये क्या है, इसके मल्टीपल। चलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है? 50 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 100 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 150 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। सो 150 जो है वो मेरा क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल है जो सबसे छोटा है। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो 200 के बाद इधर आ जाएगा 250, 250 के बाद 300। तो 300 भी इनका मल्टीपल है, दो कॉमन है, लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है। 300 के बाद भी 450 आ जाएगा, फिर उसके आगे भी 600 आ जाएगा, ये कॉमन मल्टीपल है। लेकिन सबसे छोटा मिनिमम नंबर कि इसके बाद 50 और 70 का सबसे पहले आके कौन सा नंबर जो है दोनों को स्ट्राइक करेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा, वो रहेगा 150। सो ये सबसे छोटा नंबर है। फैक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। मल्टीपल सबसे छोटा नंबर होता है, इसके नीचे नहीं जाएगा लेकिन इसके ऊपर जाएगा। इधर इसके ऊपर नहीं जाएगा लेकिन नीचे जाएगा, यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा लेकिन ऊपर जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ लो, यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ चीजों की वैल्यू कम होती है, यहाँ नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो दोनों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको कि फैक्टर मतलब वैल्यूज को छोटी करना, मल्टीपल मतलब वैल्यूज को बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और इधर क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो ये डिफरेंस था एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। आगे धीरे धीरे जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड सभी को आती है, आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम इसी से तो सिखाया आप लोगों ने छोटी क्लासेस में। अगर मुझे तीन नंबर दे दिए 60, 84, 108, इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। ये कौन कौन से नंबर फैक्टर, कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो और कैसे नंबर, प्राइम नंबर, इसके बारे में जानेंगे आगे। टू के टेबल में 60 30 टाइम्स में, ये 42 और ये 54। देन अगेन तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 2। सो 15 2 जा 30, 2 के टेबल में 42 20 टाइम्स में, 2 के टेबल में 54 27 टाइम्स। देन 3 के टेबल में 5 15 टाइम्स, 3 के टेबल में 27 7 टाइम्स, 3 9 जा 27। 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो ये 5 एज इट इज रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, ये एज इट इज रहेंगे, 3 3 जा 9। देन 3 के टेबल में 5 नहीं आता है तो ये फिर एज इट इज उतर जाएगा नीचे, 7 भी एज इट इज, 3 1 जा 3। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में तो ये नीचे आ जाएगा, बट 7 रिमेन द सेम, और 7 1 जा 1 1 1। तो ये 1 1 आ गया, मतलब हमारी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फैक्टर 3।
क्या बताना है, मिसिंग नंबर फैक्टर ट्री के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है भाई जिसके फैक्टर्स कौन है 2 और 13, ऐसा कौन सा नंबर है। जब भी फैक्टर ट्री आए आपको डिनोमिनेटर सॉरी डिपेंड करता है वो आपको क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमें नीचे के दो नंबर दे रखे तो हम जनरली बॉटम टू अप की तरफ जाएंगे। सो 13 और 2 ये किसका फैक्टर है, ये है 26 का। दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 26 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं सो 2 के टेबल में 13 देन 13 के टेबल में 1। तो ये 26 के फैक्टर्स क्या क्या है 2 और 13, ठीक है। ऐसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं है 2 और 13 के अलावा जो इसमें क्या हो कॉमन हो। देन 26 2 जा ये कितना हो गया 52 और 52 into 2 कितना हो गया 104। तो आंसर आएगा 104 52 26। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से फैक्टर ट्री को आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगेन वापस HCF एंड LCM पर। मैंने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। सो मैं इसको और इजी वे में समझाने के लिए प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास सामने लेकर आया हूं। 3 प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई तो HCF और LCM के क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते से ही पढ़ते से ही आपको इधर क्वेश्चन खत्म होगा और आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में HCF करना है या LCM करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि द LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं हम लोग डिटेल में। मैंने यहां पर 2 नंबर दे दिए, सपोज numbers are 4 and 8, क्लियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। चलिए इसका अगर मैं HCF निकालूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या आता है देखते हैं। 2 2 जा 4 और इधर 8 के टेबल में 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 2 और फिर 2, तो इन दोनों का HCF आ गया 4। अब इन दोनों नंबर का मैं LCM निकालूं 4 और 8 का। सो 2 के टेबल में 2 4 1 2 2 के टेबल में 1 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8। LCM कितना आ गया 8। सो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिए, मैं HCF 4 आया LCM 8 आया, HCF into LCM और इधर लिख रहा हूं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो मेरे दो नंबर का फर्स्ट नंबर क्या था, मेरा फर्स्ट नंबर है 4 और सेकंड नंबर क्या है 8। इनको मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 32 और इन्हीं दो नंबर का मैंने HCF निकाला तो कितना आया 4 और LCM कितना आया 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी कितना आ रहा है 32। इट मींस कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दो नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल रहता है, ठीक है। अगर आपको दो नंबर गिवन है तो उनका मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दो नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल रहता है और यही यहां पर लिखा है LCM LCM into LCM। यहां पर आप देख सकते हैं LCM into HCF is equals to product of the number। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, HCF into LCM is equals to first number into second number। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको दो नंबर दे दिए लेट से 25 एंड 50, दोनों नंबर का आपको LCM दे दिया 50। नाउ फाइंड द HCM। सो 1 2 3 4 चार वैल्यूज में से आपको कोई भी तीन वैल्यूज गिवन रहेगी और आपको फोर्थ वन फाइंड आउट करना है। ये 50 से 50 कैंसिल तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। या हो सकता है आपको LCM और HCF दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे और सेकंड नंबर पूछ लिया, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन बस आपको क्या पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। चलिए ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई है 2 नंबर्स के लिए। अगर 3 नंबर्स आ गए तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जनरली क्लास 10th में भी आपको 3 नंबर्स के लिए नहीं पूछे जाते, तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है और आपको अभी यही याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, HCF of
any two or more number is never greater than any of the given number। देखिए दो नंबर का HCF, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं वापस, जब HCF की बात करी थी तो HCF हमने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, दो नंबर को, और वो कॉमन हो, बड़े से बड़ा नंबर, मतलब उससे बड़ा नहीं होगा। तो अगर 6 है, मान लो फॉर एग्जांपल 6 एक नंबर है, तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 6 को डिवाइड करेगा, वो नंबर खुद ही, ठीक है ना। तो कभी क्या मेरी वैल्यू ऐसी आएगी कि मुझे 7 को डिवाइड करने के लिए 8 का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं ना, क्योंकि 8 जो है वो 7 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, जो गिवन नंबर है उतना ही होगा, ठीक है, वो नंबर खुद को डिवाइड करे। सो यही चीज यहां पर उन्होंने बोली है कि HCF दो नंबर का कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ग्रेटर नहीं होगा। जैसे यहां पर दो नंबर दे रखे हैं 4 और 8, इसका HCF कितना है 4। Here one number is 4 itself and another number is 8 is greater than the HCF। मतलब देखिए HCF जो है वो 8 से क्या है, जो बड़ा नंबर है उससे क्या है, छोटा ही रहेगा। ये मेरी बात को बिल्कुल लिख लो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में लिखना हो, कि HCF हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है, छोटा, इक्वल या छोटा, कभी भी उससे ऊपर नहीं जाएगा। इतनी सी लाइन अगर आपने याद कर ली तो HCF और LCM के क्वेश्चंस को आप यूं ही चुटकियों में याद कर सकते हो। HCF गिवन नंबर से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, फैक्टर उससे ऊपर नहीं जाएगा, रटना नहीं, ये चीजों को समझना है। 4 को मैक्सिमम 4 ही डिवाइड कर सकता है, 5 नहीं। तो HCF जो होगा, फैक्टर जो होगा, वो गिवन नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा या बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, LCM of any two or more number is never smaller than any of the given number, never smaller, कभी भी छोटा नहीं होगा। LCM जब हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, चलिए मैं बोल रहा हूँ 5 का मल्टीपल, तो क्या 5 का मल्टीपल जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको, तो क्या कभी 4 आएगा? अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर भी देखूंगा तो 5 वंजा कितना आएगा, 5, उससे छोटा नहीं जाएगा। तो मल्टीपल जब हम करेंगे तो वो गिवन नंबर के इक्वल आएगा या उससे बड़ा आएगा, लेकिन कभी भी उससे छोटा नहीं आएगा, नेवर स्मॉलर। सो अगर मुझे गिवन नंबर से बड़ी वैल्यू चाहिए तो मैं उन क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करूंगा, LCM, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर मुझे अगर मुझे गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यू चाहिए आंसर में, तो मैं क्या यूज करूंगा, LCM, क्योंकि छोटी वैल्यू नहीं आ सकती LCM में। और गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, HCF। ये दो लाइन अगर आप लोगों को याद हो गई तो HCF एंड LCM क्लियर हो गया आपको। LCM गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यू चाहिए, HCF गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू चाहिए। फैक्टर मतलब छोटा, मल्टीपल मतलब बड़ा। आप इसको कैसे भी याद करो, सारे तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि फैक्टर्स कब होता है, मल्टीपल कब होता है, इनको कैसे याद रखना है। फैक्टर डिवाइड, मल्टीपल बड़ा, फैक्टर्स में वैल्यूज गिवन वैल्यूज से क्या होती है, छोटी, मल्टीपल में वैल्यूज गिवन वैल्यू से क्या होती है, बड़ी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो इतनी देर से HCF LCM कर रहे थे और उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट यहाँ पर आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द ट्रैफिक लाइट at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. So 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. So एक ट्रैफिक लाइट जो हो रही है वो हर 48 सेकेंड में चेंज हो रही है। देखा है हमने ना, रेड टू येलो, येलो टू ग्रीन होती रहती है। सो
फर्स्ट वाली जो लाइट है हर 48 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर रही है, सेकंड लाइट हर 72 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर रही है, द थर्ड लाइट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 108 सेकंड। इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 hours 20 minutes, मतलब 8:20 पर 8:20 पर ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जली थी। ये तीनों लाइट एक साथ कब जली थी? 8:20 पर पहली बार एक साथ जली। क्वेश्चन है व्हेन विल दे अगेन चेंजेस साइमल्टेनियसली, अब ये अगली बार कब एक साथ जलेगी? एक बार जल चुकी है, तीनों के टाइमिंग अलग अलग है, सो अगली बार कब चलेगी? मतलब 48, 72, 108 ये तीन इनका चेंज होने का टाइम है। दिमाग में आया कि 8:20 पर लाइट जली है, सो अगली बार लाइट 8:20 के बाद ही जलेगी, रिवर्स तो जाएगी नहीं, ठीक है? तो आगे ही बढ़ेगी लाइट, पीछे तो टाइम जाएगा नहीं। मतलब 48, 72, 108 का क्या करना है? हमें आगे बढ़ाना है, टाइमिंग आगे बढ़ाना है। क्या करेंगे? मल्टीपल। एक ऐसा टाइम आएगा जो इन तीनों में क्या होगा? कॉमन, जो इन तीनों के टेबल में आता होगा। टाइम आगे बढ़ाना है गिवन टाइम से, गिवन वैल्यू से, तो क्या करेंगे? मल्टीपल। और अभी हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल वर्ड किस में आता है? एलसीएम में। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? 48, 72 और 108 का एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है? कितना आएगा एलसीएम देखते हैं। सो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एलसीएम मैंने यहाँ शो करा है। इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आई थिंक 10th क्लास के स्टूडेंट सभी को पता होगा कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 432 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास एलसीएम कितना आ रहा है? 432 सेकंड। इट मींस 48, 72 और 108 में जब मैं इस टेबल को आगे बढ़ाऊंगा तो एक नंबर कॉमन आएगा, वो आएगा 432, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों में क्या होगा? कॉमन। 432 सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 मिनट 12 सेकंड। मतलब 8:20 के बाद ये नेक्स्ट 7 मिनट 12 सेकंड बाद वापस से मिलेंगे पहली बार। तो 8:20 में 7 मिनट 8 करा तो कितना हो गया? 8 hours 27 minutes 12 सेकंड। 8:27 12 सेकंड। तो क्वेश्चन को देखते से ही समझ में आ गया कि मुझे वैल्यूज को बढ़ाना है, वैल्यूज को बढ़ाना है तो समझ में आ गया मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो समझ में आ गया है कि एलसीएम लेना है। अब ये काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया या 2 मार्क्स का आया, जनरली ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी में एलसीएम मार्क्स का फाइंड आउट करा, 432 सेकंड लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हेन विल दे मीट अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। टाइम जब उन्होंने मेंशन करा है तो आपको अगला टाइम भी क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड्स को मिनट में या इसमें कन्वर्ट करके उसको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज योर 0.5 मार्क्स। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन वर्ड प्रॉब्लम। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ एंड 180 लीटर्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ ऑयल। ठीक है भाई, एक मर्चेंट के पास दो तरह के ऑयल है, एक है 120 लीटर और दूसरे टाइप का ऑयल है 180 लीटर। ठीक है, he wants to sell oil by filling the two kinds of oil in the tins of equal volume। ठीक है, अब इन दोनों को, इस मर्चेंट को क्या करना है? इस ऑयल को सेल करना है एक टीन के बॉक्स में, और वो टीन के बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। He wants the sale oil by filling the two kinds of oil in the same tins of equal volume। मतलब उसके पास अभी ऑयल किसी बर्तन में या पॉलीथीन में कहीं रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसको एक टीन में कन्वर्ट करना है, और टीन क्या होना चाहिए? इक्वल वॉल्यूम्स के होना चाहिए। ठीक है,
मतलब अगर मैं मार्केट जाऊंगा टीन लेकर आऊंगा, अगर अलग अलग साइज के लेकर आऊंगा तो मेरे लिए भी थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, और अननेसेसरी स्पेस भी बचेगी। 180 वाले को 120 लीटर्स में अगर मैं टीन में डालूंगा तो क्या होगा, 60 लीटर बच जाएगा, या 120 लीटर्स को अगर मैं 180 लीटर वाले टीन में डालूंगा तो 60 लीटर की जगह खाली रह जाएगी, तो अननेसेसरी वो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो अगर मैं एक जैसे टीन बोला, इक्वल वॉल्यूम के टीम में क्या करना है, उसे ट्रांसफर करना है। तो समझते 120 लीटर और 180 लीटर, यहां पर सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, ठीक है, कि एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है, एलसीएम में क्या ध्यान रखना है। तो यहां पर हमें ऑयल के टीन चाहिए जिनका वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो, वॉल्यूम मतलब एक टीन जो है उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, इक्वल वॉल्यूम, क्योंकि अगर छोटे छोटे वॉल्यूम के टीन लूंगा तो नंबर ऑफ टीन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मुझे ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे वॉल्यूम का टीन लेना है जिसके अंदर मैं दोनों ऑयल को इजीली क्या कर सकूं, फिट कर सकूं, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर तो जो क्या हो 180 से छोटा ही होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर मैंने एक ही डब्बा, एक ही टीन ले लिया पूरा 180 लीटर का, सो क्या होगा, ये तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन क्या 120 इसके अंदर आएगा, और आ भी जाएगा तो 60 लीटर क्या होगी, स्पेस मेरी खाली रहेगी, जो क्या है इक्वल वॉल्यूम नहीं होगा। सारे डब्बे पूरे पैक्ड होना चाहिए, बराबर बराबर फिल होना चाहिए। सो नाउ यहां मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि जो टीन होंगे उसकी वैल्यू 180 से क्या होगी, छोटी। 180 से क्या होगी, छोटी, मतलब गिवन नंबर से क्या होगी, छोटी, और गिवन नंबर से छोटी मतलब क्या, एचसीएफ। जैसे ही वर्ड आया छोटी, एचसीएफ, फैक्टर मतलब एचसीएफ, तो मुझे क्या निकालना है, 120 लीटर और 180 का क्या निकालूंगा मैं, HCF। द टारगेट ऑफ द क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल फिल इन दिस मस्ट बी ग्रेटेस्ट, ठीक है। क्या करना है मुझे, डब्बे के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ऑयल फिल करना है, लेकिन 180 से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा ना, गिवन नंबर से ज्यादा नहीं हो पाएगा, मुझे वैल्यूज कम ही चाहिए। तो क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो देखते हैं हम लोग, देखिए दोनों का मैंने एचसीएफ निकाला, 120 के ये फैक्टर्स आ गए, 180 के ये फैक्टर्स आ गए। कॉमन की बात करो तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन, 3 कॉमन और 5 कॉमन। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इन दो नंबर का एचसीएफ कितना आया, 60। मतलब 60 लीटर के केन में क्या करूंगा, ऑर्डर करूंगा। कितने लीटर के केन ऑर्डर करूंगा, 60 लीटर के केन मैंने ऑर्डर करे। 1 2 3 4 5, देखिए 60 120 लीटर है तो इसके अंदर 60 लीटर और ये 60 और 60 120 तो इसके अंदर आ गए। ना 180 लीटर इसके अंदर 60 और ये 60, तो ये 180। तो आप देखिए 5 टीम में मेरा काम हो गया। 60 के अलावा कोई नंबर नहीं था बड़े से बड़ा जिसके अंदर ये इक्वल वॉल्यूम में आ जाए। क्लियर? सो और इससे छोटे नंबर्स थे, 30 भी हम लोग ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, 1 लीटर भी ले सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, बड़े से बड़ा वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। क्लियर? सो ग्रेटेस्ट कितना भी हो लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, HCF। 60 लीटर के टीन्स में हम 120 और 180 को इक्वली वॉल्यूम में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि HCF और LCM कितना इजी है अगर समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। तो नाउ ट्राई योरसेल्फ। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किसमें HCF होगा, किसमें LCM होगा। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। सिर्फ हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 144 कार्टून ऑफ कोक एंड 19 कार्टून ऑफ पेप्सी कैन आर टू बी स्टेक्ड इन अ कैंटीन। कैंटीन में रखना है भाई कोक के 144 कार्टून और पेप्सी के 90 कार्टून। इफ ईच स्टेक इज ऑफ द सेम हाइट and is to contain cartoon of the same drink, what would be the greatest number of cartoon? Okay, so 144 cartoon of Coke and 19 cartoon of Pepsi है। इसे कैंटीन में रखना है जमा के एक बड़े कार्टून में। मतलब आप एक समझ सकते हो उदाहरण के लिए कि यहाँ पर अलमीरा है, उस अलमीरा के अंदर रखना है कितने 144 कोक्स को, 90 पेप्सी के कार्टून्स को। चलिए, तो एक चीज तो मुझे क्लियर है कि मेरा जो आंसर आएगा वो 144 से ज्यादा नहीं आएगा।
क्लियर, 144 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं एक रेक में या एक स्टेक में, एक अलमीरा में एक पेप्सी रखूंगा तो भी बराबर बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, सेम हाइट की। और इफ ईच स्टेक ऑफ द सेम हाइट एंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्री, तो अगर मैं एक 144 कार्टून ऑफ कोक है, अगर मैं एक अलमीरा में एक कार्टून भी रख रहा हूं तो मुझे 144 कार्टून लगेंगे, प्लस पेप्सी के अलग। तो मेरा यहाँ पर टारगेट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कार्टून कम से कम अलमीरा में आ जाए, ठीक है। आई रिपीट माई वर्ड, ज्यादा से ज्यादा कार्टून्स कम से कम अलमीरा में आ जाए, जस्ट लाइक सेम कि वो जो ऑयल वाला हमने एग्जांपल करा था, ज्यादा से ज्यादा ऑयल कम से कम टीन में आ जाए, बस उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो नो डाउट यहाँ हमें समझ में आ गया, मेरा आंसर गिवन नंबर से छोटा आएगा, मतलब क्या निकालना है, HCF। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, टू बेल्स 24 और 36 मिनट में अपने आप को क्या करती है, इफ टू बेल्स टोल्स एट इंटरवल 24 मिनट और 36 मिनट्स में ये दोनों बेल बजती है एक के बाद एक, इफ दे टोल टुगेदर एट 9 AM, 9 बजे दोनों एक साथ बजे, तो आपको बताना है अगली बार कब बजेगी। सो नो डाउट अगली बार कब बजेगी मतलब मुझे टाइम को आगे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले करा था ट्रैफिक लाइट वाला। बस यहाँ पर क्या हो गया बेल, तो वैल्यूज को मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। 24 36 से नो डाउट मेरा आंसर क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, क्योंकि 36 मिनट बाद ये बज रही है, तो ये उससे पहले तो बच नहीं सकती। मेरा आंसर गिवन नंबर से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, मल्टीपल। तो कितना आ जाए, क्या करेंगे इसके अंदर, LCM। सो थर्ड इज फॉर योर होमवर्क, चेक योरसेल्फ, इसके अंदर आएगा HCF। आप खुद सोचो कि आपने क्या सोचा है, इसके अंदर HCF आएगा या LCM, खुद से ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर खत्म कर चुके हैं HCF और LCM का। यहां से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम नई चीज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा रियल नंबर चैप्टर का। तो ये को प्राइम, प्राइम और कंपोजिट, ये तीनों ही नेम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो आज हम इन तीनों का देखेंगे डिफरेंस और क्यों पढ़ रहे हैं, आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये क्या काम आएगा, सारी चीजें समझते हैं। सो को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगा आपको। सो को प्राइम नंबर, सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होते हैं, फैक्टर्स एग्जैक्टली 2। जैसे मैं बात करूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, जिसको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और एक ये खुद। तो जनरली बच्चों को लगता है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। तो मिनिमम कितने फैक्टर्स होना चाहिए, 2। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। सो जो 1 डिवाइड कर सकता है वो 3 इटसेल्फ। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर्स तो हो जाएंगे 1 2 और 4 इटसेल्फ। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ध्यान रखना है जिसके क्या होते हैं एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। आगे चलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 नंबर में एग्जैक्टली 1 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 1 फैक्टर हो। वो फैक्टर भी क्या होना चाहिए, दैट इज 1 ओनली। उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो 1 के अलावा, एक ऐसा नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो एक्सेप्ट 1। जैसे बात करूं मैं 2 और 3, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे, क्या आएगा, 1। 3 और 5 इनके बीच में कॉमन क्या है, 1। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर्स कितना होता है 1, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर आपको ऐड करना है या लिख लेना है, ऑल रेशनल नंबर्स आर को प्राइम। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आगे समझ में आएगी। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, को प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 6/4, इसको डिवाइड करा 2 3 जा 6, कितना आया 3, 3/2।
3 और 2 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो सारे रेशनल नंबर को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इट बिकम को प्राइम। तो ऑल द रेशनल नंबर्स आर को प्राइम। प्राइम नंबर कौन होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं एग्जैक्टली 1 फैक्टर। नाउ द कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है 4 जिसका 1 2 और 4। 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं 2 से ज्यादा 3 4 5 6 व्हाटएवर, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो वो क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है तो क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर, और एग्जैक्टली 1 फैक्टर है तो क्या कहलाते हैं को प्राइम। तो ये तीनों चीजों को बिल्कुल कॉपी में लिख लेना है। 1 फैक्टर एग्जैक्टली, 2 फैक्टर एग्जैक्टली और मोर देन 2 फैक्टर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन आने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आना है एग्जाम में 100% आते रहेगा। और अभी बोर्ड एग्जाम जो 2023-24 की जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुई है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी, और ये पूछा जाता है हर साल। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इजी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर समझ में एक बार आ जाए तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस तरह से समझाऊं कि आप इस क्वेश्चन को इजीली करके आ जाओ, और 3 मार्क्स एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आना ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ से 3 मार्क्स इधर से, और अभी तक हमने जितना पढ़ा है HCF LCM है ना, तो वहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो जनरली 6 मार्क्स ऐसे कवर होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसके अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। सो प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 11 या कोई भी नंबर जो इरेशनल है उसे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आज हम उसको प्रूफ करेंगे कि व्हाई दे आर इरेशनल नंबर, क्यों हम इनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, तो उसको किस तरह से सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हिप्पैकस, उन्होंने इस मेथड को बनाया था, जो मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ, प्रूफ ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उस मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ये मेथड क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें देखते। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे रूट 2 के लिए कि क्वेश्चन आता है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर रूट 2 के लिए आ गया तो आपको फिर कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूट 2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। सो क्वेश्चन है प्रूव दैट root 2 is irrational number। तो हम सॉल्व करते हैं रूट 2 इज इरेशनल। तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं प्रूफ बाय मेथड ऑफ assumption या contradiction। अब समझिए सारी चीजें, पहले मैं इसका पूरा एक लेआउट बताता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। रूट 2 को मुझे इरेशनल नंबर बताना है। जब मैं फर्स्ट स्लाइड बताई थी मैंने आपको, तो उसमें लिखा था रियल नंबर में रेशनल नंबर होगा और क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब अगर मैं बोलूं ये रूट 2 जो है ये रेशनल नहीं है, रूट 2 रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। मैं इस नंबर पर इरेशनल प्रूफ करने की जगह अगर इस पे फोकस करूं कि वो नंबर रेशनल नहीं है, तो ये मुझे अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं
ये बताने के लिए कि रूट 2 एक इरेशनल है, मैं क्या बता दूं कि ये नंबर रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे बताएं कि ये नंबर रेशनल नहीं है। तो ये नंबर रेशनल नहीं है इसके लिए मैं बता दूं कि जो गिवन नंबर है वो कोप्राइम नहीं है, मतलब इनके बीच में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर नहीं है। आपको अगर याद होगा प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था ऑल रेशनल नंबर्स आर कोप्राइम, ऑल रेशनल नंबर्स आर कोप्राइम। तो अगर मैं बता दूं कि इस नंबर गिवन नंबर कोप्राइम नहीं है, अगर कोप्राइम नहीं है तो वो नंबर रेशनल नहीं है, और अगर वो नंबर रेशनल नहीं है तो वो नंबर क्या है, इरेशनल। आई रिपीट, अगर गिवन नंबर कोप्राइम नहीं है मतलब उनके बीच में सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई और नंबर भी है, और अगर वन के अलावा भी कॉमन फैक्टर है तो वो नंबर रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल। इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो समझते हैं, तो समझते हैं यहाँ पर स्टेप्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। स्टेप के मार्किंग है, लेट √2 is a rational number in the form of a upon b, where a and b are co-prime। ये वाली जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Where A and B are co-prime, co-prime है मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा। सो √2 हमने क्या एज्यूम करा, √2 कैसा नंबर है, रेशनल, जो क्या है, कोप्राइम। तो अभी लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि ये कोप्राइम नहीं है मतलब रेशनल नहीं है, मतलब रेशनल नहीं है तो क्या हो गया, इरेशनल, और यही हमें प्रूफ करना था। तो चलिए स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप सभी के लिए, √2 की जगह √3 आ जाए तो लेट √3, √3 की जगह √5 आ जाए, लेट √5। ये सारा की सारा बिल्कुल ऐसा कॉपी पेस्ट कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, ये हमारा हो गया इतना हमें करना है फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट √2 को हमने क्या एज्यूम करा, a/b, तो √2 को हम लिखेंगे a/b। देन उसके बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इधर a/b का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करूंगा तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा a²/b²। नेक्स्ट स्टेप में b² को इधर कर दूंगा मल्टीप्लाई, सो क्या मिलेगा मुझे 2b² = a²। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है 2b² = a², ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मुझे मिला है। 2b² = a², 2b² = a²। समझना यहां से मुझे क्या मिला, मेरा a क्या था, न्यूमरेटर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b, a कितना है न्यूमरेटर। अब समझना वॉट एवर द वैल्यू ऑफ b इज, b की कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आप रख लो, आपके दिमाग में जो नंबर आ रहा है वो रख लो, उसका स्क्वायर करो, और जो भी नंबर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है। अगर मैं b को ले लेता हूं 5 का स्क्वायर 25, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 50। तो ये जो 50 है, जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये जो नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। अगर 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आएगा तो डेफिनेटली वो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है 2b² की, ये किसकी वैल्यू है, a² की। तो 2b² किसकी वैल्यू है, a² की, और 2b² कैसी वैल्यू है, 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें। एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, अगर मैंने यहां लिखा 7, क्या 7 3 से डिवाइड होगा? नहीं, लेकिन अगर 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। वैसे अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 5, क्या 5 7 से डिवाइड होगा? नहीं, लेकिन अगर इसके साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली 7 से डिवाइड होगा। सिमिलरली 2 के साथ कुछ भी नंबर यहां मल्टीप्लाई में है, लेकिन जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड 100% होगा। और ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर के इक्वल है। मतलब ये जो नंबर है ये क्या है? a स्क्वायर है। मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिखूंगा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3b स्क्वायर, मतलब ये जो नंबर आता है वो 3 का मल्टीपल होता, 3 का मल्टीपल होता मतलब a स्क्वायर जो है वो 3 के टेबल में आता, मतलब a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर देता। यहाँ पर 2 है तो क्या लिखूंगा? 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं। 2 किसी नंबर के स्क्वायर को, लेट्स से कि यहां पर एक ये नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर, उस नंबर के स्क्वायर को क्या कर रहा है? 2 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक नंबर लेकर समझते हैं। जैसे यहां एक नंबर लिया मैंने 4a है, इसको क्या एज्यूम करा? a, इसका स्क्वायर कितना है? 16। तो ये 16 को 2 क्या कर रहा है? पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। किसी नंबर के स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है? डिवाइड। जैसे यहां पर लिखा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a एक नंबर है, उस नंबर के स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है? डिवाइड। तो यहां पर मैंने a किसको मान लिया? 4 को। तो a का स्क्वायर कितना हो गया? 16, जिसको डिवाइड कर रहा है 2। तो डेफिनेटली 2 उस नंबर खुद को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 4 का स्क्वायर 16, उसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर a की वैल्यू मैंने ले ली 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 36 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, नंबर के स्क्वायर को, तो 2 डेफिनेटली उस a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इन दो एग्जांपल से मुझे समझ में आया कि 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स a आल्सो। तो किसको डिवाइड कर रहा है? a को भी डिवाइड कर रहा है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मुझे यहां से मिला है, 2 डिवाइड्स a। इस इक्वेशन को नेम दे दिया इक्वेशन लेट्स से 2। तो समझ में आया हम लोगों ने क्या करा? सबसे पहले हमने जो गिवन नंबर था उसको हमने रेशनल माना इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। उसको √2 को a अपॉन b के फॉर्म पे लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर करा, फिर b स्क्वायर को इधर ले गए। यहां से जो वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई में है, मतलब आंसर 2 का मल्टीपल आने वाला है। मल्टीपल आने वाला है मतलब a स्क्वायर को जो है 2 डिवाइड करेगा, और 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। चलिए, तो अब a जो है डेफिनेटली उसको क्या करेगा? 2 डिवाइड कर देगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि a को जो है 2 डिवाइड कर रहा है, तो a क्या क्या हो सकता है? सो आप बोलोगे सर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। a की वैल्यू 2 हो सकती है, a की वैल्यू 4 हो सकती है, a की वैल्यू 6 हो सकती है, a की वैल्यू 24 हो सकती है, a की वैल्यू 86 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इन सबको क्या कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स a, ठीक है ना? तो 2 क्या कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है। तो a कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो 2 के टेबल में आना चाहिए। 2 के टेबल में आना चाहिए मतलब 2 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। सो मैं एक वर्ड इंग्लिश में लिख रहा हूं, a is multiple of 2। a is multiple of 2। अब इसी को मैं मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैथ्स में a is का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल, अब 2 का मल्टीपल है मतलब 2 का 2 1 भी हो सकता है, 2 2 2 3 2 4 व्हाटएवर, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो वो नंबर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? c। तो a जो है वो 2 का मल्टीपल है। अब c अगर 1 हो गया तो 2 1 2, c 2 हो गया तो 2 2 4,
C3 हो गया तो 2 3 जा 6। तो हर बार आपको A की वैल्यू मिल रही है जो क्या है 2 का मल्टीपल है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसी लाइन को 2 डिवाइड्स है मतलब A इज द मल्टीपल ऑफ 2 और इसी को इसको किस में कन्वर्ट कर देना है इक्वल्स टू में। पता है हमें मैथमेटिक्स में इज वाज विल का मतलब क्या होता है इक्वल्स टू। सो A इज मल्टीपल ऑफ 2, A इज मल्टीपल ऑफ 2। तो C एक कोई भी नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बता रहा है, वो क्या आया A। और A क्या है, एक ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। अगर 2 A को डिवाइड कर रहा है तो 2 उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, इस कहानी को यहां तक समझते। देन ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 की वैल्यू में इस इक्वेशन नंबर 1 में, इसको क्या है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट 3 इन इक्वेशन 1। कहां 1 पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। सो 2 एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, a की प्लेस पर क्या पुट कर दूंगा 2c, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर। सो इट बिकम 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। यहां से कैंसिल करूंगा 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 1 जा 2 2 जा। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन आ गई 4। तो फर्स्ट हमको पता चल गया था कि 2 डिवाइड्स है, फिर हमने a को क्या माना 2 का मल्टीपल, फिर इसकी वैल्यू जिसके अंदर रखी तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यहां से मुझे a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर मिला था, यहां से b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 2 से मल्टीप्लाई है मतलब 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है मतलब b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, वही सारी चीजें जो यहां पर लिखी थी। और अगर ये 2 का मल्टीपल है मतलब 2 इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और ये सब किसकी वैल्यू है b स्क्वायर। तो इन शॉर्ट 2 डिवाइड्स 2 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, 2 b को भी डिवाइड करेगा। और यहां से हमें एक और इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 4। सो अब 2 और 4 को आप कंपेयर करो, इक्वेशन 2 और 4 को। a इज द न्यूमरेटर, b इज द डिनोमिनेटर, a इज द न्यूमरेटर, b इज द डिनोमिनेटर, और दोनों में ही एक और नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को ही क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, मतलब a भी 2 का मल्टीपल है, b भी 2 का मल्टीपल है। तो इनके पास इनके कॉमन फैक्टर 1 आ गए और क्या आ गया 2। यहां से दोनों से कंक्लूजन क्या निकाला कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है। तो इसके कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा हो गए, मतलब ये कोप्राइम नहीं है। हमने अभी पढ़ा था कि कोप्राइम क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 1 फैक्टर होते हैं। यहां पर 1 से ज्यादा फैक्टर है मतलब कोप्राइम नहीं है, और जो कोप्राइम नहीं है तो ये नंबर रेशनल नहीं है, और अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या है इररेशनल नंबर। तो ये पूरी मेथड थी जिसके थ्रू हमने बताया कि ये नंबर इररेशनल है। लेकिन अभी ये एंड नहीं हुआ है, जो सारी चीजें बोली है उसको लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। By 2 and 4, A and B have 2 as a common factor other than 1. Therefore, A and B are not coprime. Hence, our assumption is wrong. Therefore, root 2 is irrational number. ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। एक एक चीज आपको लिखना पड़ेगी यहां से लेकर पूरा यहां तक। ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट।
सो यहाँ तक इसको 2 डिवाइड ए तक इसको हम बोलेंगे सेकंड पार्ट। फिर लेट अस अज्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया पार्ट नंबर 3 और लास्ट ये जो पूरा हमने लिखा ये हो गया पार्ट 4। तो टोटल 4 पार्ट में इसको हम लोगों ने डिवाइड करा। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 सारी चीजें आपको बोर्ड में आपको जितने भी टेस्ट हो उसमें लिखना पड़ेगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। अब लास्ट 5 मिनट और मैं आपके लूंगा बस, उसके बाद में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा पार्ट जो है बेसिक जो है फ्रेम जो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर यही क्वेश्चन √2 की जगह √3 हो जाता, क्या हो जाता, √3 जो बोर्ड में पूछा गया है अभी, तो सिंपली क्या होता है, जहां पर ये √2 लिखा है इधर क्या हो जाता है √3, ये कितना हो जाता है √3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाता है 3b स्क्वायर। तो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b, यहाँ a इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है 3c। सो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, तो यहाँ 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9। सो bc स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। So 3 divides b square, 3 divides b by 2 and 4, a and b has 3 as a common factor other than 1, hence √3 is a rational number। तो देखा कितना इजी, अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए सारे स्टेप्स याद हो जाए तो बस कोई भी नंबर आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स 100% आना ही आना है। तो फटाफट एक क्विक रिकैप देख लेते हैं हम लोग। तो कहानी की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पर चार्ट से करी थी कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल, और हमने देखा था कि डाउन टू बॉटम डाउन टू टॉप हम लोग गए थे कि रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स क्या होते हैं इंक्लूड। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि इज ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर या ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन 100% आ रही है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या निकालते हैं। एचसीएफ मतलब होता है फैक्टर, एलसीएम मतलब होता है मल्टीपल। एचसीएफ में वैल्यूज को कम करते हैं, मल्टीपल में ज्यादा करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मालूम है एग्जाम में आ सकता है किस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, एलसीएम निकालने में। फैक्टर ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन काफी इजी है, यू नो। फिर हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, ठीक है ना। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये प्रॉपर्टी सिर्फ दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। देन प्रॉपर्टीज ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। फिर आता है एलसीएम, एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से क्योंकि मल्टीपल है तो छोटा नहीं हो सकता है। देन ये क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से करना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फिर एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, और ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। बस टाइप यही है, इनमें से ही पूछे जाते हैं जनरली। फिर हम लोगों ने देखा कोप्राइम, प्राइम और कंपोजिट नंबर के बीच का डिफरेंस। कोप्राइम जिसके सिर्फ एग्जैक्टली 1 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि गिवन नंबर को, इरेशनल नंबर को हमको प्रूफ कैसे करना है, और लास्ट में ये पूरा इसका सॉल्यूशन कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है। फिर उसके बाद में आपको कोई भी नंबर दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रियल नंबर। ये हम इसके कॉन्सेप्ट को सब समझ चुके हैं। क्वेश्चंस भी जनरली जितना पढ़ा है इसमें से हम 80% पार्ट क्वेश्चन का कर चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो 20% पार्ट बचता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आए थे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द, और ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। प्लस शॉर्ट भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैथ्स की छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हो सकता है कि आपके 9th 10th के काम के नहीं हो, लेकिन जो वहाँ पर मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है
उसको आप लोग अपने बोर्ड का जो पेपर है, जो बुक है, उसके अंदर आप अपने सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हो और कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।